सो आज हम डिस्कस करेंगे वर्क एंड एनर्जी के बारे में। तो सबसे पहले हम वर्क के बारे में बात करेंगे, वर्क क्या होता है। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि अगर हम किसी काम को करते हैं उसको हम वर्क बोलते हैं। लेकिन हम अगर फिजिक्स में बात करें तो किसी चीज के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट के साथ वर्क किया जाता है उसको बोला जाता है वर्क। ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, वर्क इज डिफाइंड एज अ change in location, state, velocity, direction, shape, chemical composition is known as work। ठीक है। किसी भी चीज के अंदर अगर उसकी कुछ वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसकी शेप चेंज हो रही है, ठीक है, या उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कुछ भी चेंज हो रहा है उस पे एप्लीकेबल फोर्स के थ्रू, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्क। क्लियर। ठीक है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट की वेलोसिटी चेंज हो गई है, डायरेक्शन कुछ भी, एनीथिंग जो भी उसमें चेंज हो गया, तो उस पे क्या माना जाएगा, उस पे वर्क किया जाएगा। अब जैसे कोई एक वॉल है हमारे पास बहुत बड़ी, उस पे हम धक्का लगा रहे हैं। ठीक है, हम जोर से उस पे धक्का लगा रहे हैं लेकिन वो वॉल हिल नहीं रही है। ठीक है। तो वहां पर क्या माना जाएगा, देयर इज नो वर्क डन। वर्क डन वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं हमारे, लिफ्टिंग अप पोजीशन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से उठा के दूसरी पोजीशन पे रखा तो वो क्या हो गया, एक तरह का हमारा वर्क डन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है। ऐसे ही अगर हम बॉल की बात करें, क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल में क्या होता है, जब जो बैट्समैन होता है वो हिट करता है बॉल को, और बॉल बॉल की क्या होती है, वेलोसिटी चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है, तो वो भी क्या एक एग्जांपल हो गया हमारा वर्क डन का। ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हमारे किस में आ जाएंगे, वर्क डन। अब इसमें समझ में आ गया आपको वर्क डन किसको मान रहे हैं। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, वेट अ मिनट, इसको ऐसे कर देते हैं। और अब हम यहाँ पे बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्क डन। ठीक है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो वर्क डन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। यहाँ पर हमारे दो फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, इसमें सारे इसके न्यूमेरिकल्स दिखाए हैं यहाँ पर। तो ठीक है, तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग वर्क डन। ठीक है। तो दो पॉइंट्स हैं इसके, कौन कौन से, द फोर्स अप्लाइड। ठीक है, एक तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स का अप्लाई होना, दूसरा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट। मैं आपको लिखवा देती हूँ, फैक्टर अफेक्टिंग वर्क डन। फर्स्ट फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, दी फोर्स अप्लाइड। ठीक है। सेकंड वन इज ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हुआ, उसको बोलेंगे फैक्टर अफेक्टिंग वर्क डन। तो कितना फोर्स लगा और कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, तो यही क्या होता है हमारा वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है हमारी, जूल। ठीक है। क्या? और इसकी फोर्स की क्या होती है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर हम ये क्या कह सकते हैं, 1 जूल हमारा किसके बराबर हो गया, 1 Nm के। क्यों, क्योंकि फोर्स की जो ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है हमारी मीटर। तो 1 जूल इक्वल टू 1 नैनोमीटर हो गया हमारा। आ गया इतना समझ में, इतना समझ में आ गया। यस आगे मैम। बात करते हैं हम, W इक्वल टू एफ एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसको हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर 1 जूल पे अगर हम अपना वर्क डन अप्लाई करेंगे तो हमारा 1 जूल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 नैनोमीटर। ठीक है।
अब 1 न्यूटन का फोर्स लगा, 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट लगा, तो ये क्या हो गया, 1 जूल का वर्क डन हो गया। ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है। वर्क डन जब हमारा किस पे लगता है, हमारी ग्रेविटी के ऊपर लग रहा होता है। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, आपकी बुक में आप जब एनसीईआरटी रीड आउट करोगे तो ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। भी हमने पढ़ा था वेट में हमारा क्या आता है, मास इनटू ग्रेविटी, सॉरी, वर्क डन इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है। जब भी हम वर्टिकली अपवर्ड कोई भी चीज उठाते हैं तो जितना फोर्स उस चीज को उठाने के लिए लगता है उतना ही उसका फोर्स डाउनवर्ड लग रहा होगा उसकी बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग, उसकी ग्रेविटी के ऊपर, वो क्या हो गया, उसका वेट। ठीक है। अगर हम बात करें वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन के बारे में, किसी फ्रिक्शन के ऊपर अगर हमारा वर्क डन लग रहा होगा तो उसके लिए, ठीक है, अगर सपोज जैसे यहाँ, एक मिनट, वेट अ मिनट। ठीक है। अब फ्रिक्शन में क्या होता है, ग्रेविटी का एग्जांपल तो आपका देखो, सपोज ये हो गया कि आपका कोई भी जैसे ये फ्लोर है आपका, ठीक है, या कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर रखा हुआ है आपका, अगर किसी फोर्स के साथ अगर आप इसको ऊपर की तरफ उठाते हो तो उसी फोर्स से उतना ही फोर्स उस ऑब्जेक्ट की तरफ नीचे की तरफ लग रहा होगा, क्यों, ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। और वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल्स टू mg। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के लिए वर्क डन हमारा कैसे रहता है, तो फ्रिक्शन मीन्स अगर हम किसी भी चीज को रोल करते हैं, ठीक है, जब भी कोई दो चीज हमारी आपस में कांटेक्ट में आती है तो उसमें क्या फ्रिक्शन क्रिएट होता है। ठीक है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रोल कर रहे हैं किसी सरफेस के ऊपर और वो दोनों क्या है, आपस में क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन वर्क। चलो अब हम आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हम पावर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एनर्जी डिस्कस करेंगे। ठीक है। पावर क्या होती है, पावर मैंने कल भी बताई थी आप लोगों को, पावर, व्हाट इज पावर। चलो मैं दोबारा बता देती हूँ। नॉर्मली वर्ड हम जब पावर यूज करते हैं, जैसे हम किसी पोजीशन की बात करना कि वहां पे इतनी बड़ा मिनिस्टर है या कोई भी है, उसकी इतनी पावर है। अगर हम फिजिकली पावर के बारे में बात करें कि वो तो इतना भारी वेट उठा लेता है, उसके अंदर तो बहुत पावर है, उसके अंदर बहुत ताकत है। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, पावर का मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है, उसकी कैपेसिटी को चेक करना। ठीक है, कि उसके अंदर कितनी एबिलिटी है उसको उस वर्क को करने के लिए। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, डेफिनेशन, द रेट एट विच, कितने टाइम में हम कितना वर्क कर लेते हैं उसको हम बोलते हैं पावर। द रेट एट बॉडी, सॉरी, द रेट एट विच बॉडी कैन परफॉर्म वर्क इज नोन एज, इज नोन एज पावर। पावर। ओके। सो अब यहाँ पर हमें इसमें, जैसे किसी पर्सन ने, जैसे हिमानी एंड गौरी है, ठीक है, गौरी ने ज्यादा काम किया एज कंपेयर टू हिमानी, तो हम क्या बोलेंगे कि गौरी के अंदर पावर ज्यादा है। ठीक है। तो उस बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना वर्क परफॉर्म कर पा रही है। ठीक है।
और ये इसके उसके किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि मेरे अंदर कोई नॉर्मल, हम एनर्जी पर अभी हमने बात करी ही नहीं है, अलग अलग टाइप की एनर्जीज होती हैं। ठीक है, अगर हम नॉर्मली देखें कि किसी भी वर्क को करने के लिए हमारे अंदर कितनी एनर्जी है, ठीक है, तो जिस रेट पर एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में ट्रांसफर होती है वो भी हमारा क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। ठीक है, अब क्या कन्वर्जन होता है, क्या कन्वर्जन ऑफ एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो आपको अभी आगे समझ में आ जाएगा। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन में टाइम। ठीक है, तो P इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया, W अपॉन में T। इसकी SI यूनिट क्या होती है हमारी, वॉट, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल W। ठीक है, अगर हम 1 वॉट को डिफाइन करेंगे तो 1 वॉट डिफाइन करने के लिए हम क्या बोलेंगे, 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल ऑफ, 1 जूल ऑफ ऑब्जेक्ट इज वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज 1 वॉट ऑफ पावर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एनर्जी के बारे में। एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास उतनी कैपेबिलिटी हो उस वर्क को करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी। ठीक है, जैसे हम बोल देते हैं कि यार मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है इस वर्क को करने के लिए। ठीक है, तो उसको हम डिफाइन करते हैं किससे, एनर्जी से। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम साइंस में अगर हम बात करें, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती है। कौन कौन सी, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है हमारी, मैकेनिकल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। उसके बाद कौन सी आ जाती है हमारी, हीट एनर्जी। ठीक है, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और थर्मल एनर्जी। ये आप जब इसको रीड आउट करोगे ये सारी एनर्जीज आपको इसमें देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे काइनेटिक तो एनर्जी के फिर बारे में। मैम सबों काइनेटिक की तो एनर्जी फिर में हमारा क्या होता है, क्या पूछ रहे हो। मैम फिर तो सबों की डेफिनेशन भी अलग होंगी यस बिल्कुल, सारी एनर्जी। हाँ जी, लिखवा रही हूँ, इन शॉर्ट आप लिखते जाना। ठीक है, मैं समझाती जा रही हूँ। क्या होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमारे अंदर ऐड होती जाती है। बॉडी एनर्जी इज ड्राइव्ड फ्रॉम इन मोशन। ठीक है, एक बॉडी हमारी जितना मोशन में है उसको हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। उसके अंदर उतनी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, के ई इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, जितना हमारी काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर इंक्रीज होगी उतना ही ऑब्जेक्ट हमारा जल्दी वर्क करेगा। ठीक है, ये देखो आपका सारा इस वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है, द मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर कैन डू मोर वर्क देन एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिवली स्लो। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, ½ mv²। काइनेटिक एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, वही एनर्जी जो आपके अंदर एनर्जी है वही क्या किस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है हमारी, काइनेटिक एनर्जी में, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया और बल्ब जल गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को किस में चेंज कर दिया, हमने लाइट एनर्जी में। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, ½ mv²। इसका पूरी डेरिवेशन फॉर्मूला है। ठीक है, वो भी आपको पढ़ाया जाएगा आगे। ठीक है, वैसे न्यूमेरिकल बेस्ड आपको ये याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mv² होता है। आगे हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या रहती है, ठीक है, शेप और पोजीशन के बारे में बात करते हैं हम अपनी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने किसी हाइट पे रख दिया, ठीक है,
तो जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी में क्या था हमारा, कि जब हम मोशन में होते हैं तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी प्रोसीड होती है। ऐसी पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को हमने किसी हाइट तक पे रख दिया, ठीक है, और उसकी हाइट चेंज हो रही है तो वो वहां पे क्या आ गया, पोजीशन, और शेप चेंज हो रही है तो वो बेस्ड ऑन किस पे हो गया, उसकी शेप पर और पोजीशन पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल हाँ। एनर्जी। ठीक है। सपोज जैसे आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपने इस ऑब्जेक्ट को कितनी हाइट पे, यहीं से कितनी हाइट पे ऊपर तक इसको लेके गए, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक उसकी कितनी हाइट चेंज हुई, और उतना ही उसमें कितना चेंज हो जाएगा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ऐड कर दी। ठीक है। ग्रेविटी में जितनी ऊपर लेके जाते हो उसको, उतनी ही तेजी से वो क्या होगा, नीचे आके गिरेगी, उतनी ही हम उसमें क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, mgh, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। ए, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है। लास्ट हम बात करेंगे यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये भी कल मैंने आपको डिस्कस करवाया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी हमारी जो कभी भी क्रिएट नहीं होती और कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं अच्छा। होती। ठीक है। ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होती है। जैसे कि यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। ठीक है। तो इसमें पहले हम देख लेते हैं, इसमें नीचे एग्जाम्पल्स गिवन है या नहीं। नहीं, इसमें आपके एग्जाम्पल्स नहीं दिए हुए हैं। जैसे मैकेनिकल एनर्जी हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि मैकेनिकल एनर्जी में डायनमो, ठीक है, मशीन्स होती हैं, बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स होती हैं, उसके लिए यूज होता है। ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक, लाइट प्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज होता है। ठीक है, ये सिर्फ आपके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। केमिकल इलेक्ट्रिकल की बात करें, एनोड कैथोड आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, तो उसमें यूज होगा। ये क्या हो क्या? जाएगा, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देगा, तो केमिकल एनर्जी को किस में चेंज कर देगा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है। इलेक्ट्रिकल। मेनली हमें क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारी क्या होती है, जो एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती और कभी भी क्रिएट नहीं होती, बस क्या होती है, चेंज होती है इनटू अनदर एनर्जी फॉर्मेशन। ठीक है, उसको हम क्या हाँ। बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आगे समझ में। यस मैम। अब यहाँ कोई पर हम अच्छा बात नहीं है। करेंगे द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, रिमेन कांस्टेंट और अनचेंज। देखो आपको यहाँ पे पैराग्राफ में दिया हुआ है, यहाँ पर वेन एवर एनर्जी गेट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द टोटल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज, दिस इज लॉ ऑफ कहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। कहाँ पर है? यहाँ पे उसका जितना टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी थी कन्वर्जन के बाद भी उतनी रहेगी। ठीक है, जितना यहाँ पे अगर m था तो उतनी ही उसकी एनर्जी रहेगी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी अगर हम कर देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, हमारी कांस्टेंट। ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mgh प्लस हाफ mv² इक्वल्स टू कांस्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हमारा mgh, मास ग्रेविटी इंटू हाइट, और काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv²। इन दोनों को इक्वल रख देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे रिमेन कांस्टेंट होंगे। ठीक है। अब जितना मैंने समझाया ये समझ आ गया आपको यहाँ तक। यस मैम। ओके। सो मैं भी ये आपका सारा थ्योरेटिकल पार्ट था।